Good morning, all of you. So, today we will discuss a very interesting topic of modern history, that is advent of Europeans. So, in this topic, we will discuss how Europeans came from India and settled down in India and set up one of the vast empire in India. तो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि कैसे जो यूरोपियंस हैं वो यूरोप से इंडिया में आते हैं और एक वास्ट एम्पायर यहाँ पर डेवलप करते हैं। अगर यूरोपियंस की इंडिया के अंदर हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले जो यूरोपियन इंडिया के अंदर अपना सेटलमेंट या अपनी कॉलोनी बनाते हैं वो थे पुर्तगाल एक बहुत ही छोटा सा देश है वेस्टर्न यूरोप में। और वेस्टर्न पुर्तगीज़ और स्पेन ये दो ऐसे देश हैं जो 15th और 16th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे कि जो नया दुनिया है या नई न्यू वर्ल्ड है उसको कैसे खोजा जाए। तो पुर्तगीज़ से एक एक्सप्लोरर निकलते हैं और अफ्रीकन गुड होप से होते हुए वो इंडिया के कैलिकट नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं और पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर का नाम था वास्को दी गामा। अब में से ज़्यादा लोग जानते होंगे कि वास्को दी गामा इंडिया के अंदर 1498 के अंदर आते हैं और वहाँ से पुर्तगीज़ सेटलमेंट की इंडिया के अंदर शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या वो कारण थे जिसकी वजह से जो यूरोपियंस हैं और ख़ासकर जो पुर्तगीज़ और स्पेन हैं उन्होंने इतनी मेहनत की कि यूरोप से लेके और इंडिया तक जाने वाला एक जो मैरीटाइम रूट है उसको खोजा। तो क्या प्रमुख कारण हैं, क्या मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस खोज को इम्प्लीमेंट किया। तो अगर रीज़न्स की बात की जाए behind the discovery of direct sea route to India connecting to Europe, तो वो मेन रीजंस हो सकते हैं फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, अब कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल एक शहर है जो कि टर्की और यूरोप को जोड़ता है, जिसको 4th सेंचुरी एडी के अंदर एक रोमन एम्परर थे जिनका नाम कॉन्स्टेंटाइन था, उन्होंने सेटअप किया था। 1453 के अंदर जो ओटोमन टर्क्स हैं वो इस जो शहर है जो कनेक्ट करता है एशिया और यूरोप को उसको कैप्चर कर लेते हैं। उसके कैप्चर होने के बाद जो लैंड रूट था यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला उस पर जो ओटोमन टर्क्स हैं उनका कब्ज़ा हो जाता है। तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से जो पुर्तगीज़ हैं दे वर एंथ्यूज्ड टू फाइंड डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। तो दूसरा मेन रीज़न हो सकता है वो है आपका यूरोपियन रेनेसेंस। यूरोपियन पुनर्जागरण, तो 14th-15th सेंचुरी में यूरोपियन रेनेसेंस का पीरियड है जहाँ पर नई नई डिस्कवरीज़ होती हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं, कंपास की डिस्कवरी होती है। जिसके बाद क्या है, नेविगेशंस के अंदर कई तरह के इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा एंथ्यूज हो जाते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए और जो इनकी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तीसरा जो मेन रीज़न हो सकता है वो है आपका एग्रीकल्चर सरप्लस। यूरोपियन रेनेसेंस के बाद एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स होते हैं जिसमें एग्रीकल्चरल सरप्लस हमें देखने को मिलता है। जब एग्रीकल्चरल सरप्लस बढ़ेगा तो उसके ऊपर सिटीज़ और ज़्यादा डेवलप होंगी, सिटीज़ डेवलप होंगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा एंटरप्राइजिंग होंगे। जो फोर्थ मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है वो है टू अवॉइड टर्किश एंड वेनेटियन मोनोपोली।
उससे पहले क्या था कि इटली में एक वेनिस नाम का शहर था, तो वहाँ के जो मर्चेंट हैं उनकी मोनोपोली थी यूरोप के अंदर जो एशियन कमोडिटीज़ हैं, खासकर इंडियन कमोडिटीज़, उनके ट्रेड को लेके। और टर्किश क्योंकि जो लैंड रूट है उसको कंट्रोल करते थे, तो उनके भी मोनोपोलिस्टिक राइट थे, वो कई तरह के ड्यूज़ और जो इंडियन ट्रेड है उसके अंदर उनका एक बड़ा हिस्सा होता था। जो पांचवा मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है बिहाइंड फाइंडिंग अ डायरेक्ट मैरीटाइम रूट कनेक्टिंग यूरोप टू एशिया, वो है एंटरप्राइजिंग किंग्स ऑफ यूरोप, ऑफ पुर्तगीज़ एंड स्पेन। तो स्पेन और पुर्तगाल के जो एंटरप्राइजिंग किंग थे, उनके एंटरप्राइजिंग एक ज़ील की वजह से वो लगभग हर साल कई एक्सपीडिशंस भेजते हैं ताकि जो न्यू वर्ल्ड है उसको खोजा जा सके और डायरेक्ट सी रूट खोजा जा सके इंडिया तक पहुंचने का। पुर्तगाल के जो राजा हैं हेनरी, उनको एक निकनेम दिया गया इसकी वजह से, हेनरी दी नेविगेटर, क्योंकि वो हर साल कुछ एक्सपीडिशंस इस तरह के भेजा करते थे। तो ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट सी रूट खोजने को लेके पहल की गई बाय दी यूरोपियंस, और पुर्तगीज़ और स्पेन इसमें सबसे पहले थे। अब अगर पुर्तगीज़ अम्पायर या पुर्तगीज़ कॉलोनी की बात की जाए इंडिया के अंदर, तो द फर्स्ट पुर्तगीज़ हु केम टू इंडिया वॉज वास्को दी गामा। वास्को दी गामा इंडिया के अंदर 1498 में अपना कदम रखते हैं विद द हेल्प ऑफ गुजराती मर्चेंट अब्दुल माजिद। वो डायरेक्ट सी रूट खोजने में कामयाब हो जाते हैं, कनेक्टिंग यूरोप टू इंडिया। 1498 के अंदर आते हैं। उस समय जो पहला जगह वो जाते हैं इंडिया के अंदर, वो जगह है कैलीकट, और वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था ज़ोमोरिन, जिनको लोकली सुथुर्थी के नाम से भी जानते थे। वास्को दी गामा इंडिया के अंदर 1498 के अंदर आते हैं। 3 महीने वो इंडिया में रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। 1501 में वो फिर इंडिया आते हैं। इंडिया के अंदर ज़ोमोरिन के साथ उनकी एक लड़ाई होती है जिसमें ज़ोमोरिन जो पुर्तगीज़ कंडीशंस हैं उनको मान लेते हैं, कुछ फैक्ट्री सेटअप होती हैं, और फिर कुछ समय बाद वो वापस पुर्तगाल चले जाते हैं। तो 1524 में वो फिर दोबारा से आते हैं, और कुछ समय बाद उनकी मलेरिया के कारण इंडिया में ही डेथ हो जाती है। तो ये स्टोरी है वास्को दी गामा की। वास्को दी गामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट कनेक्टिंग यूरोप टू इंडिया। 1498 में वो पहली बार इंडिया आते हैं थ्रू डायरेक्ट सी लिंक। कैलीकट वॉज द प्लेस वेयर ही फर्स्ट लैंडेड, और उस समय कैलीकट में जो राजा थे उनका नाम था ज़ोमोरिन। जो दूसरे इम्पोर्टेंट पुर्तगीज़ सिटीज़न हैं जो इंडिया के अंदर आते हैं, उनका नाम है पेड्रो एल्वेरेस कैब्राल। आपको इतना लंबा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कैब्राल याद रख सकते हैं। तो कैब्राल 1500 के अंदर आते हैं, और उनका जो मेन काम था वो था कि कैलीकट के अंदर एक फैक्ट्री सेटअप करना। लेकिन उस समय जब पुर्तगीज़ इंडिया के अंदर आते हैं तो कई तरह के लोग इंडियन ट्रेड में हिस्सा ले रहे थे, और पुर्तगीज़ एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेड सेटअप करना चाहते हैं। तो उनके कई स्कर्मिशेस, कई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, खासकर जो टर्किश या अरब मर्चेंट्स हैं उनके साथ। तो वो कई सारे जो अरब शिप्स हैं उनको डुबा दिया जाता है, कैलीकट पर भी हमला करते हैं। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी, और उसी का बदला लेने के लिए वास्को दी गामा 1501 में इंडिया आते हैं। तो ये स्टोरी है कैब्रल की। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट
पुर्तगीज़ नेविगेटर हैं जो इंडिया आते हैं, उनका नाम है। तो इस तरह बहुत ही थोड़े से समय में इंडिया के अंदर कुछ फैक्ट्रीज़ सेटअप हो जाती हैं पुर्तगीज़ सेटलमेंट की, और जो मेन बेस थे उनके वो थे आपका कैलीकट, कैनोनौर, जिसे अभी कन्नूर के नाम से जानते हैं, और कोचीन। जो पहले पुर्तगीज़ गवर्नर हैं इंडिया के अंदर, उनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 में उनको पुर्तगीज़ सेटलमेंट का गवर्नर यहाँ बनाया जाता है, एंड ही रिमेन्ड इन दैट पोजीशन टिल 1509। अगर उनके जो फीचर्स हैं, उनके रूल को लेके, उनको रेन को लेके उनको डिस्कस करेंगे, तो जो मेन फीचर्स हैं वो हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी, ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो कुछ खास नहीं है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू कंस्ट्रक्ट फोर्ट्स अराउंड द लैंड सेटलमेंट इन द अरेबियन सी, राइट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी के अराउंड जितने भी लैंड एरिया है वहाँ पर फोर्ट सेटअप करना, ये इस पॉलिसी का मेन प्रोविज़न है, ताकि अरेबियन सी को कंट्रोल किया जा सके बाकी के जो ट्रेडर्स हैं उनसे। दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है उनके रेन को लेके वो है कि ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज़ सेटलमेंट ऑफ इंडिया, जिसको एस्तादो द इंडिया के नाम से रेफ़र करते थे पुर्तगीज़ लैंग्वेज में। इसके अलावा कुछ बैटल्स में भी वो हिस्सा लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट बैटल हैं वो हैं बैटल ऑफ चौल, बैटल ऑफ चौल टुक प्लेस इन 1507 में ये बैटल होती है। इस बैटल का सिग्निफिकेंस ये है, ये बैटल होती है आपकी पुर्तगीज़ नेवी के बीच में और जो मामलुक सुल्तान हैं इजिप्ट के, उनके बीच में, क्योंकि उनका जो मोनोपोलिस्टिक राइट थे उनको ख़तरा हो रहा था ये डायरेक्ट सी रूट से, तो वो पुर्तगीज़ को कन्फ्रंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट्स ऑफ वेनिस के जो मर्चेंट हैं उनकी हेल्प से। इसके अलावा आपके जो दीव के गवर्नर हैं हज्जाज, वो भी इसमें उनकी मदद करते हैं। तो बैटल ऑफ चौल होता है, और इस बैटल का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि जो पुर्तगीज़ शिप्स हैं उनको डुबा दिया जाता है, और जिसके अंदर जो अल्माडा हैं उनके बेटे की डेथ हो जाती है। सो द सन ऑफ अल्माडा वॉज किल्ड इनटू इट, जिसकी वजह से अल्माडा को काफ़ी दुख होता है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है। और इस समय वो एक बात बोलते हैं कि अगर आप किसी चूज़े को मारते हैं तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप मुर्गे को भी मार दें, वरना यू हैव टू बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, वरना आपको फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये देखकर जो पुर्तगाल के किंग हैं उस समय के, वो अल्माडा को वापस बुलाना चाहते हैं और अलबुक्र को इंडिया भेज देते हैं टू टेक ओवर द गवर्नरशिप ऑफ एस्तादो द इंडिया, द इंडियन सेटलमेंट इन द पुर्तगीज़ सेटलमेंट इन इंडिया। लेकिन अल्माडा उस समय रिवेंज के मूड में है, वो रिवेंज लेना चाहते हैं और वो हैंड ओवर नहीं करते हैं। तो एक बैटल होता है इंडिया के अंदर जिसको बैटल ऑफ दीव के नाम से जाते हैं इन 1508 अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्माडा, जिसमें जो इजिप्टियन शिप्स हैं और आपकी दीव की जो शिप हैं
उनको बिल्कुल डुबा दिया जाता है, उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाता है और हरा दिया जाता है, जिससे जो अल्माडा हैं अपने बेटे की मौत का बदला ले लेते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट बैटल हैं अल्माडा के रेन में। पहली है बैटल ऑफ चावल, जिसमें अल्माडा के बेटे की डेथ हो जाती है, और जो दूसरी है वो है बैटल ऑफ द्यू, जिसमें अल्माडा जो इजिप्टियन शिप्स हैं उनको हरा देते हैं। और फाइनली फिर से पुर्तगीज़ जो पावर है वो इस्टेब्लिश हो जाती है अरेबियन सी के अंदर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेन ऑफ अल्माडा। अल्माडा के बाद उसके बाद क्योंकि जो नए गवर्नर हैं उनको भेज दिया गया था इंडिया, जिनका नाम अल बुक्र था, और उसके बाद वो हैंड ओवर करके जब पुर्तगाल वापस लौट रहे होते हैं तो ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट में उनकी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ के ट्राइब्स के साथ, जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्माडा। अल्माडा को अगर रेन को लेके हम बात करेंगे तो जो मेन प्रोविज़न है वो है ब्लू वाटर पॉलिसी, टू इम्पॉर्टेंट वॉर्स, दैट इज़ बैटल ऑफ चावल एंड बैटल ऑफ द्यू, राइट। और जो पुर्तगीज़ सेटलमेंट है इंडिया के अंदर, उसको पुर्तगीज़ में एस्तादो दा इंडिया के नाम से रेफ़र करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पुर्तगीज़ गवर्नर हैं इंडिया के अंदर, उनका नाम है अल्फांसो दी अल बुक्र, अल्फांसो दी अल बुक्र। तो अल्फांसो दी अल बुक्र की अगर बात की जाए तो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ सेटलमेंट इन इंडिया। उनको रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज़ सेटलमेंट का इंडिया के अंदर। तो ही बिकेम द गवर्नर ऑफ एस्तादो द इंडिया इन 1509। 1509 में वो गवर्नर बन जाते हैं अल्माडा के जाने के बाद। अगर जो मेन प्रोविजंस हैं उनके रेन को लेके उनको डिस्कस करेंगे तो वो है कार्टार सिस्टम। कार्टार सिस्टम एक तरह का परमिट सिस्टम था जिसके अंदर जो भी मर्चेंट शिप्स हैं, अगर वो अरेबियन सी से क्रॉस होती हैं तो उनको एक परमिट लेना पड़ता था पुर्तगीज़ सेटलमेंट से, ताकि वो आसानी से वहाँ से क्रॉस हो सकें। अगर वो परमिट नहीं लेंगे तो क्या होगा, पुर्तगीज़ जो शिप्स हैं उनको अटैक करेंगी और उनको सीज़ कर लेंगी। तो ही इंट्रोड्यूस कार्टार सिस्टम इन अरेबियन सी। इसके अलावा ही कैप्चर्ड गोवा इन 1510 फ्रॉम दी बीजापुर सुल्तान। बीजापुर सुल्तान से वो गोवा वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने बताया कि अल बुक्र इज़ कंसिडर्ड टू बी दी मेन इस्टेब्लिशर ऑफ पुर्तगीज़ पावर इन इंडिया, तो गोवा के अंदर वो जो पुर्तगीज़ आर्किटेक्चर है, पुर्तगीज़ कल्चर है, उसको सेटअप करते हैं। इसके अलावा जो वहाँ के लोकल रिचुअल्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती है, एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस, दैट इज़ अबॉलिशन ऑफ सती। तो गोवा के अंदर सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है। इसके अलावा नई क्रॉप्स वहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, नई आर्ट और आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन होता है। नई क्रॉप्स जैसे कि पोटैटो, चिलीज़, पपाया, ये सारी चीज़ें वहाँ इंट्रोड्यूस की जाती हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू द रेन ऑफ अल बुक्र। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पुर्तगीज़ गवर्नर हैं इंडिया के अंदर, वो हैं नीनो दा कूना। So his reign extended from 1529 to 1538। अगर इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात की जाए विच आर रिलेटेड टू दिस जेंटलमैन, तो वो हैं आपका शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचिन
टू गोवा। इसके अलावा 1537 में बहादुर शाह वॉज किल्ड। बहादुर शाह जो कि गुजरात के गवर्नर थे उस समय, उनको पुर्तगीज़ शिप्स पर बुलाया जाता है कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए, और बाद में उनकी ही वॉज असैसिनेटेड इन पुर्तगीज़ शिप्स में उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। 1535 में जो दीव है, इट वॉज टेकन फ्रॉम दी गुजरात सुल्तान। बहादुर शाह से वो ले लिया जाता है, दीव का जो रीजन है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू नीनो दी कूना, यानी कि हेडक्वार्टर शिफ्ट होता है पुर्तगीज़ सेटलमेंट का इंडिया के अंदर, दैट इज़ एस्टाडो द इंडिया, कोचिन से गोवा। इसके अलावा आपका दीव को बहादुर शाह से ले लिया जाता है 1535 के अंदर। 1537 के अंदर उनको असैसिनेट कर दिया जाता है पुर्तगीज़ शिप्स पर बुला के। अगर पुर्तगीज़ जो मेन बेसिस हैं उनकी बात की जाए तो पुर्तगीज़ जो अभी अगर बाद में देखेंगे तो कुछ ही बेस निकल के आते हैं पुर्तगीज़ को लेके, वो हैं आपके दमन एंड दीव, गोवा। लेकिन 16th सेंचुरी के अंदर कुछ मेन बेस डेवलप हो जाते हैं पुर्तगीज़ सेटलमेंट के इंडिया के अंदर, और वो मेन बेस हैं आपके कोचिन। सो अ फैक्ट्री वॉज सेट अप इन कोचिन इन 1502। कैनानौर, जिसको कन्नूर के नाम से भी जानते हैं, अ फैक्ट्री वॉज सेट अप देयर इन 1505। गोवा 1510 during the rule of Al-Bukr. कैलीकट में भी फैक्ट्री डेवलप हो जाती है 1513 के अंदर। कोलाम, फिफ्टीन 1590 के अंदर चौल, बैटल ऑफ चौल हमने डिस्कस किया था। चौल जो मुंबई है अभी उसके पास एक जगह है। बैसेन एंड दीव इन 1534। अब क्या ये जो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट हैं आपको याद रखने हैं? अगर आप याद रख सकते हैं वेल एंड गुड, वरना एक नज़र तो आपको इनकी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि खासकर अभी जो क्वेश्चंस हम देखते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं कि कौन कौन से मेन सेटलमेंट थे पुर्तगीज़ या किसी भी यूरोपियन कंपनी के इंडिया के अंदर। और कभी कभी वो रेन भी पूछ लेते हैं, कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी अभी ध्यान में रखनी होंगी आपको, तो इसीलिए हमने इनको डिस्कस कर दिया है। तो ये मेन सेटलमेंट थे पुर्तगीज़ एम्पायर को लेके इंडिया के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पुर्तगीज़ रिलीजियस पॉलिसी की। तो शुरुआत से ही पुर्तगीज़ वर चार्ज्ड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। शुरुआत से ही उनका एक मोटिव था कि इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जाए। अगर पुर्तगीज़ पावर की बात करेंगे तो इनिशियली दे हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स। उनके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं इनिशियली। क्या 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं? जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो था आपका टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू डिस्ट्रॉय मूर्स और मुस्लिम्स।
अरब्स। जो तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट था, टू सेट अप मोनोपोली इन स्पाइस ट्रेड। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे पुर्तगीज़ सेटलमेंट के इंडिया के अंदर एट द इनिशियल लेवल। और रिलीजियस पॉलिसी को लेके वो काफ़ी एंथुजियास्टिक थे शुरुआत से ही, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि 3 में से जो 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो रिलीजन को लेके हैं। तो दे वांट टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। उसको लेके उन्होंने कई इनिशिएटिव्स भी लिए। अगर उनके जो मेन इनिशिएटिव्स हैं उनको लेके बात करेंगे तो इनिशियली दे वर क्वाइट इंटॉलरेंट टू अरब मर्चेंट्स। जो अरब्स या मुस्लिम मर्चेंट्स इंडिया के अंदर रह रहे थे उनको लेके काफ़ी इंटॉलरेंट होते हैं। उनके शिप्स को डुबा दिया जाता है, उनके सेटलमेंट, उनके जो मेजर फोर्ट्स हैं उनको तोड़ दिया जाता है। बाद में वो हिंदुज़म को लेके भी थोड़े इंटॉलरेंस दिखाते हैं, क्योंकि उनका जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो उसके लिए उनको टैकल करना होगा हिंदुज़म और मुस्लिम रिलीजन दोनों को ही। तो इसको फैलाने के लिए हमने अकबर के बारे में पढ़ा था कि अकबर इस्टेब्लिश्ड इबादत खाना इन 1575 में फतेहपुर सीकरी नाम की एक जगह है आगरा में। वहाँ पर वो इबादत खाना इस्टेब्लिश करते हैं। वहाँ जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं अलग अलग रिलीजन के, उनको बुलाया जाता है। तो 1579 के अंदर जब इनविटेशन पहुंचता है गोवा कि आप भी कुछ जीसुइट मिशनरीज़ भेजिए यहाँ, ताकि वो अपने जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स हैं उनको डिस्कस कर सकें, तो पहला जेस्यूट मिशन भेजा जाता है अकबर के लिए। और दैट जेस्यूट मिशन वाज सेंट इन 1579 में उसको भेजा जाता है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी इज़ इन आगरा। जो 2 जेस्यूट मिशनरीज़ होते हैं जो लीड करते हैं इस जेस्यूट मिशन को, वो हैं आपके मॉन्सेरेट एंड एक्वा वाइवा। क्या नाम इम्पॉर्टेंट है? जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने होंगे ये नाम। जो दूसरा मिशन जाता है वो 1590 से लेके 92 के बीच में जाता है, और ये मिशन भेजा जाता है लाहौर, क्योंकि अकबर उस समय लाहौर में थे। जो तीसरा मिशन होता है जेस्यूट मिशनरीज़ का अकबर के कोर्ट में, वो जाता है 1595 में। ये भी लाहौर में जाता है। और जो मेन आपके जेस्यूट मिशनरीज़ हैं इसके अंदर, वो हैं आपके जीरोम ज़ेवियर एंड इमैनुअल पिनहायरो। तो ये 3 मिशंस वर सेंट टू अकबर कोर्ट। 3 जेस्यूट मिशन भेजे जाते हैं अकबर के कोर्ट के अंदर। पहला जो मिशन है वो फतेहपुर सीकरी में भेजा जाता है, और बाकी के 2 लाहौर में भेजे जाते हैं। और अगर डिस्कस करेंगे रिलीजियस पॉलिसी को लेके, तो गोवा के अंदर एक जो क्रिश्चियन सेंट हैं या जेस्यूट सेंट हैं, जो सबसे फेमस सेंट हैं गोवा के अंदर, उनका नाम है सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर। हर साल 3 दिसंबर को यहाँ पर एक एनुअल फेस्ट, गोवा के अंदर एक एनुअल फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज़ टू कोमेमोरेट द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सेंट फ्रांसिस की डेथ को कोमेमोरेट करने के लिए ये इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज होता है। अगर सेंट फ्रांसिस की बात करेंगे तो ही वॉज बॉर्न इन स्पेन में उनका बर्थ होता है। और 1540 के अराउंड वो जेस्यूट ऑर्डर सेटअप करते हैं। और जेस्यूट ऑर्डर का जो ऑब्जेक्टिव था
पुर्तगाल के अंदर ये सेटअप होता है और इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि जो बाकी के लैंड्स हैं वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है। तो जेस्यूट ऑर्डर सेटअप करते हैं और वहाँ के जो किंग हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंडिया जाइए और वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कीजिए। तो 1543 के अंदर ही केम टू इंडिया एंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, वो बाद में मलाया पेनिनसुला, वहाँ भी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ जापानीज़ मिलते हैं और उन्हें वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी इन जापान एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वेंट टू चाइना वो जाते हैं और चाइना में भी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं क्रिश्चियनिटी को, और चाइना में ही उनकी फाइनली डेथ हो जाती है। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट फ्रांसिस जेवियर। अगर गोवा के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी की बात करेंगे तो ही इज़ क्वाइट पॉपुलर इन गोवा, और गोवा के अंदर उनको गोआंचे साहिबचे के नाम से जाना जाता है। गोआंचे साहिबाचे। So this is the local name of Saint Francis in Goa. So this is all about Saint Francis in Goa. अगर आप UPSC प्री 2022 का पेपर देखेंगे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा जिसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पुर्तगीज़ सेटलमेंट इन इंडिया। लेकिन क्या होता है टाइम के बाद ना, एज बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन सेज, जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स हमेशा कहते हैं नथिंग स्टेज द सेम, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, राइट। वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट, इट इज़ इम्परमानेंट, चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो चीज़ें बदलती हैं। तो पुर्तगीज़ का जो एक समय एक जो पावर उनकी पीक पर थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इंडिया के अंदर उनका जो सेटलमेंट है या एशिया के अंदर जो उनका सेटलमेंट है वो सिर्फ कुछ पॉकेट्स में ही रह जाता है। इंडिया के अंदर वो गोवा के अंदर बाद में रह जाते हैं, दमन एंड दीव के अंदर रह जाते हैं। तो क्या मेन रीज़न्स हैं उनके डिक्लाइन के पीछे, अगर उनको डिस्कस करेंगे तो वो मेन रीज़न्स हैं आपके, पहला कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियंस, दूसरे यूरोपियंस हैं उनसे उनको कंपटीशन मिलता है, खासकर डच और इंग्लिश से। डच और इंग्लिश उनके बहुत सारे जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं। नागापट्टनम की फैक्ट्री हो या कोचिन की फैक्ट्री हो, डच उसको कैप्चर कर लेते हैं। इसके अलावा आपका दे लॉस्ट देयर फेवर्स विद मुगल्स, तो मुगल्स के साथ उनके जो फेवर्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। जैसे जैसे उनकी पावर, जो नेवल पावर है वो कमज़ोर पड़ती है दूसरे यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स के सामने, तो उनके फेवर्स भी जाने लगते हैं। 1612 के अंदर कैप्टन बेस्ट जो इंग्लिश नेविगेटर हैं वो पुर्तगीज़ शिप को हरा देते हैं सूरत के पास। तो उसके बाद जो पुर्तगीज़ नेवल पावर है उसकी सुपीरियरिटी ख़त्म हो जाती है, तो मुग़ल कोर्ट के अंदर भी उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। 1632 के अंदर हुगली वॉज सेक्ड, शाहजहाँ के रूल के टाइम पर जो हुगली है वहाँ पर जो पुर्तगीज़ सेटलमेंट स्ट्रॉन्ग था उसको कैप्चर कर लिया जाता है बाय द मुगल्स, क्योंकि कुछ मिसएडवेंचर्स करते हैं वहाँ के जो पुर्तगीज़ सेटलर्स हैं। दे कैप्चर्ड द शिप ऑफ मुग़ल एम्परर, और जो मुमताज़ महल हैं उनकी फेवरेट स्लेव्स को कैप्चर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से हुगली वॉज सेक्ड। और फाइनली यहाँ से जो एक ब्रीच है मुगल्स और पुर्तगीज़ के बीच में वो बहुत बड़ा हो जाता है। जो तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज़ पावर इन इंडिया इज़ अबाउट द रिलीजियस ज़ील
हमने अभी डिस्कस किया कि दे वर क्वाइट एंथुजियास्टिक रिलेटेड टू स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो रिलीजियस ज़ील की वजह से यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं उनको वो नाराज़ करते हैं, यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनको भी नाराज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय तक वो नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो कई जगह बटी हुई थी, सिर्फ ट्रेड को लेके चैनलाइज नहीं थी। देवर इनटू स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, देवर इनटू स्प्रेडिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ द लोकल रिलीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा उनको ट्रेड भी करना था, तो कई जगह उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होगी तो आप एक जगह उसको नहीं लगा पाएंगे। तो रिलीजियस ज़ील की तरफ उनका ध्यान था, इसकी वजह से दे एंटागोनाइज द लोकल पीपल ऑफ द रीजन। जो लोकल लोग हैं उनको नाराज़ करते हैं। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील की डिस्कवरी के बाद दे गॉट मोर इंटरेस्टेड इन ब्राज़ील के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट उनका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ये सारे मेन रीज़न हो सकते हैं बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज़ और एस्तादो द इंडिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस सीरीज़ के अंदर वो है आपका सिग्निफिकेंस, कि पुर्तगीज़ ठीक है, पुर्तगीज़ सेटलमेंट इंडिया के अंदर आता है, लेकिन उसका जो कुछ मेजर सिग्निफिकेंस भी हैं या नहीं है। तो जो मेजर सिग्निफिकेंस हैं पुर्तगीज़ सेटलमेंट के इंडिया के अंदर वो हैं आपके टू सेट द स्टेज ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड। इंडिया के अंदर पुर्तगीज़ के आने के पहले क्या होता था कि जो ट्रेड था वो फ्री ट्रेड था, कोई भी मोनोपोलिस्टिक राइट्स किसी के नहीं थे। बहुत सारे पार्टनर्स होते थे ट्रेड के अंदर और वो अपना अपना किरदार निभाया करते थे। लेकिन पुर्तगीज़ के आने के बाद शुरुआत से ही दे वर मोर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग राइट विद इंडिया। तो इंडिया के साथ मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग राइट वो सेटअप करना चाहते थे शुरुआत से ही, और फोर्स का उन्होंने यूज़ किया। तो ये यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत होती है, चाहे वो यूरोपियंस हों, डच हों, ये सारे ही लोग फोर्स का यूज़ करते हैं ट्रेड के अंदर, जो कि पहले इंडिया के अंदर नहीं हुआ करता था। दूसरा जो मेन सिग्निफिकेंस है वो है मोर क्लोज़र कॉन्टैक्ट विद यूरोप, राइट। तो क्लोज़र कॉन्टैक्ट विद यूरोप, जिसकी वजह से यूरोपियन आर्ट, आर्किटेक्चर, यूरोपियन क्रॉप्स, यूरोपियन प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। टोबैको पहले इंडिया के अंदर नहीं था, पहली बार इंडिया के अंदर डेवलप होता है द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। तो ये सारे मेन सिग्निफिकेंस हैं और ये सारी चीज़ें दे सेटअप द बेस ऑफ इम्पेरियलिज़म इन इंडिया। इंडिया के अंदर इम्पेरियलिज़म का बेस वो सेटअप कर देते हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं पुर्तगीज़ सेटलमेंट इन इंडिया के और एस्तादो द इंडिया के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पुर्तगीज़ इन इंडिया और पुर्तगीज़ सेटलमेंट इन इंडिया। ये एक ओवरव्यू था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि पुर्तगीज़ के आने के बाद क्या क्या इवेंट्स इंडिया के अंदर होते हैं। तो चलिए एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं हमारे पूरे लेक्चर को। तो लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने देखा था मेन रीज़न बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ डायरेक्ट सी रूट कनेक्टिंग यूरोप टू इंडिया। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा वो था पुर्तगीज़ सेटलमेंट और उसका एवोल्यूशन,
कैसे कैसे वो इवॉल्व होता है, जिसको पुर्तगीज़ लैंग्वेज में एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट पुर्तगीज़ पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो वो इम्पोर्टेंट पुर्तगीज़ पर्सनैलिटीज़ थे, पहला वास्को दी गामा ऑफ कोर्स, सेकंड पेड्रो अल्वाज कैब्रल, next we have Francisco de Almada, the first Portuguese governor in India. Next we discuss Alfonso de Albuquerque, and in the last we discuss Nino da Cunha. इसके अलावा वी डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ पुर्तगीज़ सेटलमेंट इन इंडिया। तो 3 ऑब्जेक्टिव हमने उनके डिस्कस किए, कॉम्बैटिंग इस्लाम, स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड सिक्योरिंग मोनोपोलिस्टिक ट्रेड इन स्पाइसेस। इसके अलावा वी डिस्कस मेजर पुर्तगीज़ सेटलमेंट और बेसिस। सो पुर्तगीज़ बेसिस और किस ईयर में वो सेटल होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पुर्तगीज़, राइट। इसके अलावा हमने डिस्कस किया पुर्तगीज़ के डिक्लाइन को लेके, क्या मेजर रीजंस हैं उसके डिक्लाइन को लेके, एंड इन द लास्ट वी डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ Portuguese settlement in India. So this is all about this lecture, right? I hope you all have enjoyed it. तो फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।